हेलो दोस्तों। इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्रेक डाउन करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि मॉडर्न इकोनॉमी में आखिर चल क्या रहा है और कैसे पिछले कुछ डेकेड्स में पूरी दुनिया की इकोनॉमीज आपस में इतनी टाइटली कनेक्ट हो गई हैं। ट्रस्ट मी, इट्स अ फैसिनेटिंग जर्नी। तो चलिए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशन से, फिर एमएनसीज का रोल, मार्केट इंटीग्रेशन, इसके मेन ड्राइवर्स, इसके इम्पैक्ट से कौन जीता और कौन हारा, और फाइनली एक फेरर ग्लोबल फ्यूचर के बारे में। ऑलराइट, सेक्शन 1, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड जार्गन के इसको सिंपल टर्म्स में समझते हैं। सो बेसिकली जब अलग अलग देश ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू तेजी से आपस में कनेक्ट होते हैं, वही ग्लोबलाइजेशन है। मतलब आज कंट्रीज अपने मार्केट्स और प्रोडक्शन प्रोसेसेस को पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं। इट्स लिटरली लाइक अ जायंट इंटरकनेक्टेड वेब। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, हाउ एमएनसीज कनेक्ट द वर्ल्ड। देखते हैं कि बड़ी कंपनीज इस वर्ल्ड वाइड कनेक्शन को ड्राइव कैसे कर रही है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज या एमएनसीज एग्जैक्टली क्या है? सिंपल सी बात है, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनका प्रोडक्शन एक से ज्यादा देशों में स्प्रेड आउट होता है। क्यों? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने और कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। ये कंपनीज पूरी दुनिया में सस्ते लेबर और रिसोर्सेज ढूंढती हैं। और आपको पता है, इस अप्रोच से इन्हें इजीली 50 to 60% तक कॉस्ट सेविंग्स मिल जाती हैं। ह्यूज, राइट? इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजाइन हो रहा है यूएस के किसी हाईटेक रिसर्च सेंटर में, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चाइना में। फिर उसको असेंबल करने के लिए मेक्सिको भेज दिया जाता है। और फाइनल स्टेप, इंटरनेट के थ्रू उसका कस्टमर सपोर्ट इंडिया से हैंडल हो रहा है। देखा आपने, एक ही प्रोडक्ट के लिए पूरी दुनिया एक प्रोडक्शन लाइन बन चुकी है। नेक्स्ट अप सेक्शन 3, इंटीग्रेटिंग ग्लोबल मार्केट्स। अब देखते हैं कि इस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ने एक्चुअली गुड्स बिकने वाले मार्केट्स को कैसे बदल दिया है। अगर हम प्री ग्लोबलाइजेशन के दौर को याद करें तो चॉइसेस बहुत ही लिमिटेड थीं। इंडियन सड़कों पर मेनली एम्बेसडर या फिएट कार्स ही दिखती थीं। लेकिन आज की पोस्ट ग्लोबलाइजेशन दुनिया में ग्लोबल ब्रांड्स का लिटरली एक एक्सप्लोजन सा हो गया है। एक नॉर्मल कंज्यूमर के पास आज चॉइसेस ही चॉइसेस हैं, चाहे वो डिजिटल कैमराज हों या लेटेस्ट कार्स। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है द चाइनीज टॉय इफेक्ट। जैसे ही फॉरेन ट्रेड बाउंड्रीज ओपन हुई, इंडियन मार्केट्स में चाइनीज टॉयज आने लगे। उनके नए डिजाइन्स और सस्ते प्राइसेस ने बायर्स को इतना अट्रैक्ट किया कि लगभग 70 to 80% शॉप्स में लोकल टॉयज की जगह चाइनीज टॉयज ने ले ली। फॉरेन ट्रेड ने दूर बैठे प्रोड्यूसर्स को एक ही मार्केट में लाकर फियर्सली कंपीट करने पर मजबूर कर दिया। ओके, सेक्शन 4, द इंजन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आखिर किन फैक्टर्स ने इस रैपिड इंटीग्रेशन को स्पीड अप किया? दो मेन टेक्नोलॉजिकल इंजन्स हैं जिन्होंने इसे पॉसिबल बनाया है। पहला है फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन में मैसिव इंप्रूवमेंट्स। ऐसे बड़े शिपिंग कंटेनर्स की वजह से गुड्स को हेविली रिड्यूस्ड कॉस्ट्स और तेज स्पीड से भेजना पॉसिबल हुआ। और दूसरा इंजन आईटी और टेलीकॉम में रेवोल्यूशन। इंटरनेट और कंप्यूटर्स ने दुनिया को इंस्टेंटली कनेक्ट कर दिया। अब लंदन की किसी मैगजीन का डिजाइन दिल्ली में बैठ के करना बिल्कुल नॉर्मल बात है। एक और बड़ा कैटलिस्ट है लिबरलाइजेशन, मतलब ट्रेड बैरियर्स को हटाना। पहले गवर्नमेंट्स अपने लोकल मार्केट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन गुड्स पर हेवी टैक्सेस लगाती थी। लेकिन 1991 के टाइम पर इंडिया जैसी इकोनॉमीज ने डिसाइड किया कि इन बैरियर्स को हटाना जरूरी है। उन्हें रियलाइज हुआ कि फॉरेन कंपटीशन आएगा तभी तो लोकल क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो पॉलिसीज लिबरलाइज कर दी गईं ताकि फ्री मूवमेंट हो सके। नाउ सेक्शन 5, विनर्स एंड लूजर्स। हम सब जानते हैं कि हर बड़े चेंज का इम्पैक्ट सब पर बराबर नहीं होता। ये टेबल बिल्कुल फैक्ट्स आपके सामने रख देता है। इस तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के इफेक्ट्स हाईली अनइक्वल रहे हैं। एक तरफ वेल ऑफ कंज्यूमर्स और स्किल्ड एजुकेटेड वर्कर्स हैं जिन्हें नए ऑप्शंस मिले हैं, और लार्ज ग्लोबल कंपनीज हैं जिनके प्रॉफिट्स आसमान छू रहे हैं। पर दूसरी तरफ स्मॉल लोकल प्रोड्यूसर्स, अनस्किल्ड लेबरर्स और फार्मर्स इस कट थ्रोट ग्लोबल कॉम्पिटिशन के आगे काफी हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन छोटे बिजनेस ओनर्स और ट्रेडर्स की ही हालत ले लीजिए। जब मैसिव मल्टीनेशनल ब्रांड्स मार्केट में एंटर करती हैं तो उनके अग्रेसिव प्राइसिंग और स्केल से compete करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। कई लोकल गारमेंट मेकर्स और छोटे बिजनेसेस को तो कंपटीशन की वजह से आखिरकार शटडाउन ही करना पड़ जाता है। और इन ग्लोबल प्रोडक्शन लाइंस पर काम करने वाले फैक्ट्री वर्कर्स की एक्चुअली स्क्रैच दैट, अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो और भी ज़्यादा कड़वी है।
ये ब्रांड्स अपना प्रॉफिट मार्जिन बचाने के लिए फियर्सली कॉस्ट कट करती हैं, जिसका सीधा असर वर्कर्स पर पड़ता है। उन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, एक्सट्रीमली लो वेजेस पर गुजारा करना पड़ता है, और पीक सीजन्स में फोर्स्ड ओवरटाइम और एग्जॉस्टिंग लॉन्ग आवर्स बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है। एंड फाइनली सेक्शन 6, अ फेयर ग्लोबल फ्यूचर। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, हम इस ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे बना सकते हैं? एक ऐसी इकोनॉमी जहां अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स प्रैक्टिकली सभी के साथ इक्वली शेयर हो सकें। इसके लिए गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डेफिनेटली सामने आना होगा और ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनानी होंगी जो सिर्फ रिच और पावरफुल को ही नहीं बल्कि सोसाइटी के हर सेक्शन को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि आज की एक स्टार्क रियलिटी यही है कि जब कंपनीज अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर रही हैं, तो वर्कर्स अपनी बेसिक वर्किंग कंडीशंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एंड में छोड़कर जा रहा हूं एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ। इस मैसिव ग्लोबली इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल की ट्रू ह्यूमन कॉस्ट आखिर क्या है? और क्या हम सब मिलकर इस ग्लोबल इकोनॉमी को थोड़ा और ह्यूमन और फेयर बना सकते हैं? इस पर डेफिनेटली थोड़ा थॉट दीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।